बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, this chapter covers concepts that appear in almost every programming language and how they work in Rust. Many programming languages have much in common at their core. None of the concepts presented in the chapter are unique to Rust, but we will discuss them in the context of Rust and explain the conventions around using these concepts. Specifically, you will learn about the variables, basic types, functions, comments, control flow. These foundations will be in every Rust program, and learning them early will give you a strong core to start from. Keywords. The Rust language has a set of keywords that are reserved for use by the language only. Uh, Much as in other languages. Keep in mind that you cannot use these words as names of variables or functions. तो ये जो keywords होंगे हम उनको वेरिएबल नेम्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते या फंक्शन के नेम के तौर पे. मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग्स एंड यू विल बी यूजिंग देम टू डू वेरियस टास्क इन रस्ट प्रोग्राम्स. A few have no current functionality associated with them, but have been reserved for functionality that might be added in Rust in the future. तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कि कोई फंक्शन तो नहीं प्रोवाइड कर रहे लेकिन फ्यूचर में वो यूज होंगे. यू कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ देम द कीवर्ड्स इन अपेंडिक्स ए. तो वो कीवर्ड्स उन्होंने सारे दिए हुए हैं. नेक्स्ट चलते हैं. Variables and mutability. As mentioned in chapter 2, by default variables are immutable. तो अगर आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वो immutable होगा. This is one of the many nudges Rust gives you to write your code in a way that takes advantage of the safety. तो ये सेफ्टी के लिए जो है वेरिएबल को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली वो इम्यूटेबल यानी नॉट चेंजेबल होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. अच्छा अबीर भाई, यहाँ जो इम्यूटेबल का मतलब ये क्या है? इम्यूटेबल का मतलब है कि एक वेरिएबल को हमने जब एक वैल्यू दे दी x इज इक्वल टू मिसाल है 5, तो उस 5 को हम चेंज नहीं कर सकते. अब ऐसे ही है. हाँ हाँ ऐसी है. अच्छा हाँ बिल्कुल, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल, म्यूटेबल, चेंजेबल. ठीक है. तो जो है ना, अच्छा दूसरे इसमें जो है ना, एक मजे की बात ये कि आपने एक म्यूटेबल वेरिएबल डिफाइन किया ना, यानी कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं, सॉरी इम्यूटेबल. तो अगर आपने फॉर एग्जांपल किया ना लेट एक्स, और मतलब उसकी आपने टाइप कर दी, तो अब आप नेक्स्ट लाइन में या कुछ लाइनों के बाद या जब भी है ना, आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं. तो वो स्टिल जो है ना, वो वेरिएबल जो है वो म्यूटेबल रहेगा. यानी जरूरी नहीं है कि जब आपने इनिशियलाइज किया उसी वक्त आपने इज इक्वल टू करके उसको वैल्यू देनी है. फर्स्ट इनिशियलाइजेशन जब तक नहीं होती ना, वो तब तक अलाउड है. जब तक ये हमने x इक्वल टू 5 नहीं कर दिया उस वक्त तक जो है हाँ आप. नहीं, अब आपने, हाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सिंपल लिखते ना लेट एक्स और कॉलन डाल के फॉर एग्जाम्पल U8 कर देते, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में या कहीं आगे जाके आप x इज इक्वल टू 5 करते, तो ये अलाउड है. अच्छा लेकिन अब आप उसी x को x इज इक्वल टू 5 लिखने के बाद अब x इज इक्वल टू वट एवर कुछ और करेंगे ना 7, वो फिर मतलब म्यूटेबल को जो है ना वो करेगा, वायलेट करेगा. ठीक ठीक. यानी फर्स्ट असाइनमेंट जो है ना, वो चाहे आप डिक्लेरेशन के साथ करें या बाद में करें, वो अलाउड होती है. ये क्विज क्वेश्चन भी आया था इस तरह का एक, और उस वक्त मैं समझी, उस वक्त मैंने इसको रॉन्ग कर दिया था. बाद में पढ़ा तो वो अलाउड था. हाँ ये जरा ना डिफरेंट कंसेप्ट है बाकी लैंग्वेजेस से. ठीक ठीक ठीक. क्योंकि उसमें जो कांस्टेंट होता है ना, उसमें उसी वक्त आपने इनिशियलाइज करना होता है, बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते. लेकिन इसमें यह है कि फर्स्ट इनिशियलाइजेशन उसी वक्त करें या बाद में करें, अलाउड होती है. ठीक है. This is one of the many uses Rust gives to you to write your code in a way that takes advantage of the safety and easy concurrency that Rust offers. However, you still have the option to make your variable mutable. Let's explore how and why Rust encourages you to favor immutability and why sometimes you might want to opt out. मतलब आपको रस्ट जो है इम्यूटेबिलिटी का ऑप्शन मतलब देती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो उसको उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं. When a variable is immutable, once a value is bound to the name, you can't change that value.
that to illustrate this, let's generate a new project called variables in your project directory by using cargo new variables. Then in your new variables directory, open main.rs and replace its code with the following code that won't compile just yet. तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपना उसके अंदर जो है ना रस्ट के अंदर जाके उसको हम से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कोड को ऐसे सिंक्रोनाइज कर ले, इसी यही बिल्कुल सिंपल सा कोड। हाँ अच्छा इसी को अच्छा ठीक है। Save and run the program using cargo run. You should receive this error as shown in the नहीं, ये खुद से पता है ना इसमें क्या एरर आएगा। तो एरर क्या आएगा? तो बताइए। एरर ये आएगा कि सामने एरर है। ठीक है, एरर ये आएगा कि आपने इसको जब हमने डिफाइन कर दिया, इसको वैल्यू एक्स को असाइन कर दी, तो उसने हमें बताया कि बाय डिफॉल्ट जो है इम्यूटेबल होता है ये, ठीक है, नॉट चेंजेबल। तो हमने उसको प्रिंट कराया, प्रिंट लाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस, और फिर हमने उसको चेंज करने की कोशिश की, दैट एक्स इक्वल टू 6 दोबारा प्रिंट करने। ये एरर लाइन है बेसिकली। तो यहाँ पे जो है आपने उसको म्यूटेबल डिक्लेयर किया नहीं है और आप उसको म्यूट कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं। तो हमने उसको तो ये x = 6 इज द एरर लाइन, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको अभी ये रन ही नहीं होगा तो पहले ही हमें एरर देगा कि ये हम चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या एरर आएगा, कैन नॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल। तो वही बात होगी कि उसने कहा कि x = 6, तो x तो 5 था, तो इसको जो है हम बाइंड कर चुके हैं 5 के साथ, तो इसको हम x = 6 के साथ दोबारा बाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेक दिस बाइंडिंग म्यूटेबल, वो कह रहा है कि इसको म्यूटेबल करोगे तो फिर ये चेंज कर सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट ये इम्यूटेबल है, यानी कि नॉट चेंजेबल, ठीक है। This example shows how the compiler helps you to find the error in your program. Even though the compiler error can be frustrating, they only mean your program isn't safely doing what you want to do it to do yet. They don't mean that you are not a good programmer. Experienced restorations still get compiler errors. And the error message indicates that the cause of the error is that you cannot assign twice to immutable variable x, because you try to assign second value to the immutable x variable. It's important that we get compile time errors when we attempt to change the value that we previously designated as immutable, because this very situation can lead to bugs. तो इसका जो है इसका कुछ आइडिया बताएं, क्यों ऐसा, यानी कि लीड टू बग्स कैसे हो सकता है, व्हाई इट विल लीड टू बग्स। अबीर भाई? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। It is important that we get a compile time errors। दूसरी लाइन में रीजन बता रहा है ना, नेक्स्ट लाइन में। हाँ, अगला सेंटेंस अगर पढ़े ना, if one part of our code operates on the assumptions that a value will never change and another part of our code changes its value, it's possible that the first part of the code won't do what it was designed to do. What it was designed to do. तो लेकिन फर्स्ट पार्ट में तो हम उसको असाइन कर चुके हैं, तो वो तो फर्स्ट पार्ट में रन हो चुका होगा, लेकिन जब वो सेकंड पार्ट में आएगा तो फिर हम उसको चेंज कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम उसको रन कर रहे हैं दोबारा। लेकिन फॉर एग्जांपल ग्लोबल वेरिएबल है ना, अच्छा, आपने डिक्लेयर किया है उसको इम्यूटेबल, ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर इम्यूटेबल वाला कांसेप्ट नहीं है, रेगुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ग्लोबल वेरिएबल है, आप उसको यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वैल्यू असाइन किया, बीच में आप एक फंक्शन कॉल कर देते हो, ठीक है, तो फंक्शन उस वेरिएबल को जो है ना, चूंकि ग्लोबल है, सबको एक्सेसिबल है, तो उसने उसकी वैल्यू जो है ना वो टोटली चेंज कर दी। तो जब वापस वो फंक्शन कॉल के बाद मेन फंक्शन में जाएगा, अब वो अज्यूम कर रहा है कि मेरे पास इसकी ये वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने यूजर से इनपुट करवाई थी, ठीक है, तो अब वो फंक्शन जो है वो उसको वैल्यू को चेंज कर चुका है, जबकि आप यूजर्स की इनपुट की वैल्यू पे अज्यूम कर रहे हैं। नहीं, अभी मिसाल के तौर पे वो फंक्शन तो आपके सेकंड पार्ट ऑफ कोड में है, ठीक है, अभी तो फर्स्ट पार्ट तो अभी रन हुआ ही नहीं है ना, फर्स्ट पार्ट तो अभी रन हो रहा है ना। मिसाल है x = 5 जो है, हमने फर्स्ट
पार्ट में की है, वो रन हो गया, मतलब फिर जाके सेकंड पार्ट आया, सेकंड पार्ट में वो फंक्शन है फॉर एग्जांपल जिसमें आप वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब कहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आ रही है कंपाइलर की? फर्स्ट पार्ट ये बेसिकली मेन फंक्शन को कह रहा है ना, फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे है ना ये मेन फंक्शन को कह रहा है, अच्छा, और फर्स्ट सेकंड पार्ट पार्ट कह रहा है जो कॉल्ड फंक्शन है। सही है। ये फंक्शन जरूरी नहीं कि फंक्शन ही हो, मतलब यानी कि ये इनर ब्लॉक भी हो सकता है, आउटर ब्लॉक इनर ब्लॉक भी हो सकता है। सही। हो सकता है इनर ब्लॉक उसको जो है वैल्यू चेंज कर दे उसकी, हम्म ठीक है ना, अगर वो म्यूटेबल होता। ठीक है। The cause of this kind of bug can be difficult to track down after the fact, especially when the second piece of the code changes the value only sometimes. ठीक है, तो इसको ज़रा ना, ये बहुत important है ये जुमला, यहाँ से यहाँ तक. If one part of our code operates on the assumptions that a value will never change, and another part of our code changes that value, it's possible that the first part of the code won't do what it was designed to do. The cause of this kind of a bug can be difficult to track down after the fact, especially when the second piece of code changes the value only sometimes. यानी कि कभी अगर कभी वो चेंज कर रहा हो उसको और कभी ना कर रहा हो, तो उस वक्त जो है ये ज़्यादा सीरियस हो जाता है मैटर। इसमें से ये बता रहे हैं कि ना अगर हमें एक वैल्यू को कांस्टेंट ही रखना है तो हमने पहले उसको डिफाइन कर दिया, अब वो किसी भी तरह वो वैल्यू चेंज हो जाती है अनइंटेंशनली, तो वो फिर हमारा आगे वाला प्रोग्राम जो है वो उसको खराब करेगी। तो इसी वजह से हम लोग पहले ही उसको बता देते हैं कि ये इम्यूटेबल है, तो इसकी क्योंकि वैल्यू देखिए जो लॉजिकल अनइंटेंशनली बग्स भी है ना, चेंज ना हो। लॉजिकल बग्स को ट्रैक करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आप कंपाइलर आपको कोई एरर नहीं दे रहा होता। अब एक वेरिएबल को आपने ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है, वो सबको मतलब यानी कि इक्वली एक्सेसिबल है, और आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर किसी दूसरे फंक्शन ने उसको इनएडवर्टेंटली चेंज किया है, तो जो मेन फंक्शन है उस तक मतलब यानी कि वो उसकी चेंज्ड वैल्यू ही पहुंचेगी। तो ये एक तरह से साइलेंट किलर्स होते हैं ना लॉजिकल बग्स, कि कंपाइलर की तरफ से कोई एरर नहीं होता। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इसको कंपाइलर एरर डाल दिया इसमें, कि अगर वो चेंज करता है और आपकी इंटेंशन नहीं है चेंज कराने की, तो वो कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। तो बग को ट्रैक करना बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इस तरह की फंक्शनलिटी अचीव करना चाहता हूँ जहाँ के एक्स की वैल्यू चेंज ना हो, तो दैट मीन्स मुझे और मतलब या तो मैं उसको म्यूटेबल करूँ या फिर मैं किसी और वेरिएबल को यूज़ करूँ। नहीं, आप उसको रेगुलर वेरिएबल डिक्लेयर करें ना, जैसे रस का जो रेगुलर वेरिएबल होता है, तो डिफॉल्ट में चूंकि वो इम्यूटेबल होगा, अनचेंजेबल, हम्म तो वो चेंज हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब आप म्यूट स्पेशली लिखोगे, दैट मीन्स कि यू स्पेशली वांट इट टू बी, आप उसको अलाउ कर रहे हो कि वो चेंज हो। ठीक है। तो फिर दैट मीन्स कि आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि वो जो है, मतलब अगर कहीं और से चेंज हो रहा है तो आपके नोटिस में होगी वो बात। ठीक है। In Rust, the compiler guarantees that when you state that a value won't change, it really won't change. And that means that you are reading and writing code. You don't have to keep track of how and where the value might change. Your code is thus easier to reason through. ठीक है, यानी कि आपने एक दफ़ा चेंज कर दिया, आपने एक दफ़ा उसको इम्यूटेबल कर दिया, तो आप अब डोंट केयर हो जाएंगे, यानी कि आपने कहीं नहीं देखना कि अब उस वेरिएबल का मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। अब आप केयर फ्री हो गए हैं या टेंशन फ्री हो गए हैं, उसे आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, आप उसकी एक दफ़ा आपने उसको म्यूटेबल कर दिया तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब म्यूटेबल डिक्लेयर्ड है, अब वो चाहे ग्लोबल वेरिएबल है, जो मर्जी है, आपने फर्स्ट टाइम उसको साइन की यूजर इनपुट, तो यू आर नॉट श्योर कि वो हमेशा यूजर इनपुट जो फर्स्ट टाइम उसको साइन हुई थी वो ही वैल्यू उसके अंदर होगी। कोई और फंक्शन उसको ग्लोबल होने के बावजूद चेंज एक्सेस तो कर सकता है कि यूजर ने इनपुट क्या किया, बट उसको चेंज नहीं कर सकता। तो नाउ यू आर सेफ, यू आर ऑन द सेफ साइड कि तो वो वैल्यू जो है वो जब चेंज हम नहीं हो उसको सकती। चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा हमें, यानी कि वो। बिल्कुल बिल्कुल, कंपाइलर अब मेक श्योर करेगा कि वो उसको चेंज ना करे। ठीक है। बट म्यूटेबिलिटी कैन बी वेरी यूजफुल, यानी कि हमें कहीं ना कहीं म्यूटेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है।
यानी कि हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है। वेरिएबल आर इम्यूटेबल ओनली बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। एज यू डिड इन चैप्टर 2, यू कैन मेक देम म्यूटेबल बाय एडिंग MUT in the front of the variable name. In addition to the following, in addition to allowing this value to change, mute conveys the intent to future readers of the code by indicating that our other parts of the code will be changing this variable value. तो दैट मीन्स कि अगर हमारा कोड कोई रीड करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये म्यूटेबल वेरिएबल है, तो इसको मैं कहीं ना कहीं आगे यूज़ कर रहा हूँ और चेंज कर रहा हूँ इसकी वैल्यूज़ को। हत्ता कि और अगर आपने एक वेरिएबल को म्यूट डिक्लेयर किया है ना और आप उसकी वैल्यू कहीं पे कोड में चेंज नहीं कर रहे, तो इवन देन कंपाइलर या तो आई थिंक एरर देता है या वार्निंग एटलीस्ट जनरेट करता है दोबारा कि आपने दोबारा इसको डिक्लेयर किया, इसको अनम्यूट कर दें। रिपीट कीजिए ज़रा इसको, क्या कहा आपने? अगर आपने किसी वेरिएबल को म्यूट डिक्लेयर किया है ना, लेट म्यूट x = 5 फॉर एग्जांपल, और आप उसको कोड में उस फर्स्ट असाइनमेंट के अलावा और कहीं पे चेंज नहीं कर रहे, तो इवन देन कंपाइलर आपको मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि एरर इशू करता है या एटलीस्ट जो येलो में होती है ना, येलो कलर में अंडरलाइन उसको करके वार्निंग इशू करता है टू टेल यू के या तो इसको चेंज करें कहीं पे वैल्यू को क्योंकि आपने इंटेंट किया था कि आपने इसको हाँ जी जी चेंज जी। करना है, या फिर म्यूट का वर्ड वो कहता है हटाएं। कंसिडर चेंजिंग टू म्यू, ये जी जी जी। यस बिल्कुल, कंसिडर, मैंने म्यूट इस का तरह कीवर्ड का हटा दें। देखा है, इस तरह का एरर देखा है, सही कह रही, हाँ, वार्निंग आती है। आई थिंक वार्निंग होती है, येलो कलर में जो आती है ना वार्निंग यानी होती कि दैट मीन्स कि आपने उसको म्यूटेबल करके डिफाइन किया है, लेकिन आप कहीं उसको फिर चेंज नहीं कर रहे कहीं फर्दर पार्ट ऑफ कोड में, तो वो आपको एक किस्म की वार्निंग देता है कि ट्राई रिमूविंग दिस म्यूटेबल। है। एग्जैक्टली बिल्कुल। मुझे भी याद आ गया, ऐसा कुछ मैंने देखा है, ठीक कह रही हैं। अच्छा, एक सवाल है, इसमें इम्यूटेबल और कांस्टेंट में कोई फर्क है या फिर सेम? कांस्टेंट कांस्टेंट में आई थिंक एक तो कॉन्स्ट आपको उसकी वो टाइप मस्ट बतानी पड़ती है, आई थिंक उसकी डिक्लेरेशन में फर्क है, यूसेज में कोई फर्क नहीं है। कॉन्स्ट में यह है कि आपको एक तो इनिशियलाइजेशन उसी लाइन पे करनी है, ठीक है, और दूसरे अच्छा, जो है एक और दूसरे कन्वेंशन भी है कि उसको ऑल कैप्स में आपने लिखना है, और तीसरे ये कि टाइप आपने मस्ट बतानी है, वो खुद से इन्फर नहीं करता। लेकिन जो एक म्यूटेबल सॉरी इम्यूटेबल वेरिएबल होता है, उसकी एक तो टाइप वो खुद से इन्फर कर लेते हैं जो आप वैल्यूज को देते हो, प्लस वैल्यू उसी लाइन पे देना मस्ट नहीं है, प्लस उसको आप ऑल स्मॉल्स में लिखोगे। सही है सर। ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम जो है हमारा रन होगा, कार्गो रन, और हमारे पास जिस तरह हमने चेंज की और उसको प्रिंट कराया वो उस तरह उसने प्रिंट कर दी। तो ये इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये तो सिंपल सा है। We are allowed to change the way the value that x binds from 5 to 6 when mutable MUT is used. In some cases, you will want to make a variable mutable because it makes the code more convenient to write it than if it had only immutable variables. There are multiple trade-offs to consider in addition to the prevention of bugs. For example, in case of, where you are using large data structures, mutating an instance is in place may be faster than copying and returning newly allocated instances. ये चीज़ क्या लिखी हुई है? There are multiple trade-offs to consider in addition to the prevention of bugs. ये तो हो गया बग्स के लिए, मतलब बग्स को रिमूव करने के लिए हम उसको इम्यूटेबल मतलब करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस वेयर यू आर यूजिंग लार्ज डेटा स्ट्रक्चर्स, mutating an instance in place may be faster than copying and returning newly allocated instances. इसका कुछ आइडिया क्या कहता है ये? मोर फंक्शनल, ये वाला पूरा पैराग्राफ इस पर ज़रा डिस्कस करने की ज़रूरत है। पढ़िए ना ज़रा इसको। इसका मतलब है कि ये जो असल चीज है ना वो ये सेकंड लाइन से है कि म्यूटेटिंग एन इंस्टेंस इन प्लेस, यानी उसी जगह पे उस इंस्टेंस को चेंज करना फास्टर या इजियर होगा देन कॉपिंग एंड रिटर्निंग। फॉर एग्जांपल आपने उसको कह दिया कि ये इम्यूटेबल है,
अनचेंजेबल है, ठीक है। तो फिर आपको उसको क्या करना है कि उसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना है। हर उसके जो फील्ड है उसको कॉपी करेंगे, क्योंकि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स उसके आप पैरेलल में उसी तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे या डेटा स्ट्रक्चर या वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और उसके हर फील्ड को आप जो है ना नए वाले के अंदर कॉपी करेंगे। तो वो डेफिनेटली वो मेमोरी भी वेस्टेज है, स्लोअर भी है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में इट इज इजियर कि आप वो सारे फील्ड्स को उसके जो है वो म्यूटेबल बना दें। तो इट वुड बी इजियर टू चेंज दैट डेटा स्ट्रक्चर या जो उसका वेरिएबल है। अच्छा, यानी कि म्यूटेबल हम अगर बना दें बड़े बड़े लार्ज डाटा स्ट्रक्चर या एक बड़ा प्रोग्राम हो उसके अंदर, तो उसमें क्या होगा कि हम उसको कहीं अगर यूज़ करना चाहेंगे, अगर हम उसको चेंज करना चाहिए। चेंज करना चाहेंगे तो हम फॉर इजीली। एग्जांपल एम्प्लॉय का एक ले लेना कि एम्प्लॉय का कोई उसने डेटा स्ट्रक्चर बनाया, तो उसकी जितनी फील्ड्स हैं या तो हर एक के आगे वो म्यूट 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 लिखे, ठीक है ना। तो फिर तो यानी कि आप हर एक को स्पेसिफिकली डिक्लेयर करें कि ये चेंजेबल है। तो Mutating an instance in place may be faster than copying and return newly allocated instances. ठीक है, ठीक है। हम उसको म्यूटेबल कर देते हैं तो ताकि उसमें किसी भी एम्प्लॉय की वैल्यू आके सिट कर जाए। ये नहीं है कि हम हर एम्प्लॉय के लिए एक अलग इंस्टेंस बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, कि मतलब यानी कि आपने उसकी सिंपल वैल्यू, आपने फॉर एग्जांपल इनिशियल कोई वैल्यूज आपने उसको दे दी, कोई भी जंक वैल्यूज या स्टार्टिंग वैल्यू, फिर अब आप फॉर एग्जांपल यूजर्स लेके चेंज करिए, या फॉर एग्जांपल जैसे एम्प्लॉय डेटा चेंज भी तो होते हैं ना, जी जी, वो ठीक है। तो सॉरी मतलब मेरे से ना मुझे कोई बात नहीं, थोड़ा आप बेशक खामोश रहें, कोई नहीं, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम कर। वीर भाई आप सही। हिम्मत करें, मैम को हम परेशान नहीं करेगा। अच्छा, अच्छा, ये जो हमने डिस्कस किया ना, ये बात जो है जो मैम ने बताई है कि हम एक इंस्टेंस अगर बनाएं और हमने उसको बहुत बड़े डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ करना है, जैसे एक एम्प्लॉयज़ डाटाबेस है, तो उसके अंदर अब लाजिम बात है डेटाबेस के अंदर हर एम्प्लॉय की एज है, एम्प्लॉय की सैलरी है, मिसाल के तौर पे हम उसको म्यूटेबल कर देते हैं। तो हमने उसको मिसाल है वेब पे प्रिंट कराना है या अपने किसी भी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो क्या होगा कि उस वेरिएबल को हम म्यूटेबल करेंगे तो वो जो है डेटाबेस से वो रीड करके, लाजिम बात है उसकी वैल्यू चेंज करके फिर हमें आगे मतलब आउटपुट पे या कंसोल पे फॉरवर्ड करेगा। तो अगर हम उसको इम्यूटेबल या वैसे ही रखेंगे तो वो उसको उसके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टांसेस को नहीं मतलब क्वेरी कर सकेगा डेटाबेस से या इस तरीके से। तो इसलिए हमें उसको म्यूटेबल करना पड़ता है। विद स्मॉलर डेटा स्ट्रक्चर्स, creating new instances and writing in a more functional programming style may be easier to think through. So slower performance might be a worthwhile penalty for gaining that clarity. तो इसका क्या मतलब, अगर हमारे पास स्मॉलर डाटा स्ट्रक्चर है या स्मॉलर प्रोग्राम्स हैं तो उसमें जो है अगर हम उसके न्यू इंस्टांस बना लें और उसमें हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के स्टाइल पे अगर हम न्यू इंस्टांस बनाते जाएं हर हर उसका वेरिएबल का, तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो है ये इजी होगा। और इसके अंदर क्या होगा, सो परफॉर्मेंस जो है, तो उसमें जो है ज़्यादा इसमें इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर, मतलब। नहीं, इसमें लो परफॉर्मेंस होगी लेकिन हमारे पास क्लैरिटी भी आ रही होगी, तो वो इसमें कहा गया है कि वो वर्थवाइल होगी। अच्छा, यानी कि परफॉर्मेंस कम रहेगी लेकिन उसका जो ट्रेड ऑफ है वो क्लैरिटी की सूरत में हमें मिल जाएगा, यानी क्लैरिटी हमें हाँ ज़्यादा मिल जाएगी। हाँ ठीक है, यानी इसमें जो है आपका अगर लो डाटा स्ट्रक्चर है तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस तो लो रहेगी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन हमारे पास क्लैरिटी जो है ना वो अच्छी ज़्यादा रहेगी। मिसाल के तौर पे अगर हम सपोज करें कि उसमें सीपीयू या रैम की एक्यूपेंसी इतनी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है प्रोग्राम की जो स्ट्रक्चर है जो लेंथी नहीं होगा इतना, या क्लियर होगा ज़्यादा, क्योंकि हाँ, हम इजी हर टू रीड होगा। इजी टू रीड होगा, हम हर उसके
म्यूटेबल वेरिएबल यानी कि ज़्यादा डिफाइन करेंगे इस किस्म के डाटा स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन जहाँ पे बड़ा डाटा स्ट्रक्चर है तो उसमें हमारे पास म्यूटेबल अगर हम उसको कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें हर इंस्टांस के लिए अलहदा से नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, ये आ गया सर जी, ये आ गया, देखें आपने भी पूछा था। Being unable to change the value of a variable might have reminded you of another programming concept that most other programming languages have: constants. Like immutable variables, constants are values that are bound to a name and not allowed to change. But there are few differences between the constant and variables. First, you aren't allowed to use mute with the constants. Constants are not just immutable by default, they are always immutable. अच्छा, इसमें जो कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसको तो हम चेंज कर सकते हैं नॉर्मल वेरिएबल को, लेकिन कांस्टेंट्स को हम म्यूटेबल कभी भी नहीं कर सकते। You declare constant using const keyword instead of let keyword, and the type of the value must be annotated. अच्छा, इसमें हमें एनोटेशन लाजमी करनी पड़ेगी, जैसे अभी मैम ने बताया। We are about to cover types and types annotations in the next sessions, data types. So don't worry about the details right now. Just know that you must always annotate the type. यानी कि आपके जो कांस्टेंट के साथ जो है टाइप एनोटेशन लाजमी आएगी। Constant can be declared in any scope, including the global scope, which makes them useful for values that many parts of the code need to know about. तो ये आपके हमेशा ग्लोबल स्कोप में आएंगे। अच्छा नहीं, एनी स्कोप, किसी भी स्कोप में हम डाल सकते हैं, ग्लोबल स्कोप में भी डाल सकते हैं, एक फंक्शन के स्कोप में भी डाल सकते हैं, मतलब which makes them useful for values that many parts of the code need to know about. The last difference is that constant may be set only to a constant expression, not the result of a function call, or any other value that could be computed at runtime. तो कांस्टेंट जो है हमेशा, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू ही उसमें स्टोर होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। ना ही ये हो सकता है कि उसकी कोई हम फंक्शन कॉल के रिजल्ट में कोई वैल्यू रिटर्न हो तो उसको हम कॉन्स्ट के कीवर्ड से रिप्रेजेंट करें, ये नहीं होगा। Here is an example of constant declaration where the const's name is max points and its value is set to 100,000. Rust naming convention for const is to use all uppercase with underscores between the words, and underscore can be inserted in numeric literals to improve readability. तो हमें उसको अल्फा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए था यहाँ। अच्छा, न्यूमेरिक लिटरल मींस के जो आपके इंटीजर्स वगैरह हैं उनके दरमियान, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में सिर्फ पॉइंट अलाउड होता है ना, या माइनस साइन अलाउड होता है, इसमें अंडरस्कोर भी अलाउड है मिलियंस को सेपरेट करने के लिए। यस, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट ये अगली लाइन पे है ना 100,000 अच्छा, ये वाला अच्छा अच्छा, जैसे कहते हम हैं। कॉमा लिखते हैं, जैसे हम कॉमा लिखते बिल्कुल हैं वैसे ही। बिल्कुल, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में कोमा लिखा जाता है। जी तो जी जी। नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं अलाउ करती ना, तो उसमें लॉन्गर नंबर्स को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो इन्होंने अंडरस्कोर अलाउ अब कर यानी दिया। कि दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे 1 मिलियन करना चाहें तो यहाँ पे एक और आ जाएगा इसके साथ, यहाँ पे इस जगह पे। एग्जैक्टली 1 के बाद हाँ अंडरस्कोर ठीक और एक ठीक है, 0 आ जाएगा। सही। अच्छा, constant are valid for entire time of a program runs within the scope were declared in, making them a useful choice for values in your application domain that multiple parts of the program might need to know about, such as the maximum number of points any player of a game is allowed to earn, or the speed of light. तो स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट होती है, या अगर हम कोई प्रोग्राम बनाना चाहें जिसके अंदर के एक लिमिट हो, एक मिसाल के तौर अरे पे। आप जी जी जी, अभी भाई। मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा,
V5। अच्छा जी, तो इसमें जो है मतलब आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ जो आपने रखनी होती हैं अपने प्रोग्राम में हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। इसको हम कॉन्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो ग्लोबल हो या कोई लोकल वेरिएबल हो, मतलब लोकल कांस्टेंट हो या ग्लोबल कांस्टेंट हो, तो वो इस तरह हम डिफाइन करेंगे। उसके साथ टाइप एनोटेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़, क्या हम यहाँ पे कॉन्स्ट मैक्स पॉइंट्स या जो भी वेरिएबल का नाम हो, एक तो हम कैप्स लॉक में लिखेंगे, दूसरा यहाँ पे हम क्या स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख Yes. सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? अच्छा मतलब यानी कि बस ये कि एज लॉन्ग एज जो स्ट्रिंग, अच्छा एक तो इसमें जो है ना वो एंड एसटीआर और स्ट्रिंग का चक्कर होता है। चेक कर लें। जी, एंड एसटीआर लिखना पड़ेगा, और आई थिंक क्योंकि आप यहाँ पे वो दे रहे होगे ना, कांस्टेंट स्ट्रिंग दे रहे होगे आगे राइट साइड पे। अच्छा मैं ज़रा गूगल देखूँ, गूगल कर लूँ। हाँ गूगल का, हाउ टू डिफाइन स्ट्रिंग कांस्टेंट्स इन रस्ट। हाउ टू डिफाइन स्ट्रिंग कॉन्स्ट, नहीं कॉन्स्ट लिखे ना ताकि वो इन रस्ट। trying to declare a string const will result in expected types found my string। यहाँ से लिखा है const database, I'm trying to declare a string const in Rust but I get the compiler error I just can't make sense of। सोल्यूशन पे और आए, पहले सोल्यूशन पे आए। पहले solution पे है वो, बस ये तो उसको बता रहा है ना, इसमें ये here is what I get, ये एरर हाँ आता है, एरर क्या आया, बिल्कुल। expected one of this and found what, found this, ये कुछ और है। चलें आगे देखते हैं सोल्यूशन क्या है। You should read programming Rust programming language second edition, specifically the chapter that discusses constants. The proper syntax declaring the constant is const name type values। ठीक है, ये आगे सोल्यूशन दे रहा है ना कोड में ये। अच्छा ये इस तरह आएगा। यानी उसने टाइप डिक्लेयर नहीं की बेसिकली ना, डायरेक्ट उसने इक्वल टू कर दिया। तो चूंकि कॉन्स्ट को एनोटेट करना मस्ट है, अच्छा ये इसने है ना, उसने इज इस इक्वल कॉलन नहीं, के बाद इक्वल हाँ टू भी नहीं लगा है। इसने इक्वल इक्वल टू टू, भी नहीं हाँ लगा है। बिल्कुल, उसने इक्वल भी ये नहीं नहीं ना, लगाया। अच्छा 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 अच्छा, इक्वल नहीं लगाया, एनोटेट भी नहीं किया। हाँ और इज इक्वल टू नहीं किया। एनोटेट तो किया है ना। एनोटेट नहीं नहीं नहीं, किया ना, एनोटेट के करने के बाद यानी कि कॉलन के बाद उसको स्ट्रिंग नेम देना था, जस्ट उसने डायरेक्ट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर लिया। यहाँ पे अच्छा 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 ठीक है, हाँ ये देखे ना, हाँ यहाँ स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग फ्रॉम, जी। लेकिन वो वाली स्ट्रिंग नहीं, एंड एसटीआर नहीं, ये वाली स्ट्रिंग आएगी। हाँ बिल्कुल नहीं, अगर हम यहाँ पे एंड एसटीआर करते हैं ना तो फिर इज इक्वल टू के बाद डायरेक्ट जो इसने डबल कोट्स के अंदर वैल्यू दिया ना वो लिख सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं मुझे पता कि एंड एसटीआर कर सकते हैं डिक्लेयर एज टाइप या नहीं। अच्छा करके नहीं, देखें या तो प्रोग्राम अगर चला के देखें ना। ये देखें ये भी है, हाँ ये देखें जो बात मैं कही थी एग्जैक्टली, const database and str is equal to this, ये भी सही है। जो डबल अच्छा कोट्स के अंदर। अच्छा एक मिनट, यहाँ देखते हैं इसमें लिखा क्या है। however this won't work because allocating a string is not something that you can be computed as at compile time, that's what const means। you may want to अभी तो हमने पढ़ा use ही है। then you want me to use a string slice specifically। अच्छा ये वाला कहता है नहीं यूज होगा। सही, अभी तो हमने पढ़ा ना कि इट कैन नॉट बी रिजल्ट ऑफ अ फंक्शन कॉल। अच्छा हम हम यहाँ पे स्ट्रिंग हम फॉलो कर रहे इसको रन करके ना देख लें, इन तीनों दोनों चीज़ों को, हैं, दोनों को कर दोनों लिया। तीनों चीज़ों को एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंट प्रिंट करके देख लेते हैं, क्या कहते हैं। टाइम भी 2 मिनट रह गए हैं, अगर ड्रॉप हो जाए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओपन फोल्डर, हमने कहाँ पे रखा था इसको, रस्ट कंबाइंड स्टडी।
चैप्टर 4 और चैप्टर 3। अच्छा कार्गो रन, कार्गो क्या कहते हैं, कार्गो न्यू। क्या हुआ है? ये तो खैर चलेगा शायद। इसको रन करते हैं। ठीक है, ये तो चल गया। अब इसका हम वो देखते हैं जो उसने हमें दिया ना इधर, ये वाला, ये चेक करते हैं पहले। ये देखें, ये तो वैसे ही अपना कंपाइल टाइम पे ही